और जो एस्ट्रोलॉजी है वो एक विज्ञान है या फिर एक कला है? हजारों वर्ष नहीं लाखों वर्ष पहले ही हमारे शास्त्र के अंदर में ऋषियों ने लिख दिया था को कितनी डिग्री पे कहाँ कहाँ कौन कौन से ग्रह बैठे हुए। तो मैंने ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा पर्सनली सवाल यही है कि ज्योतिष को कहा जाता है ये विद्या स्थापित विद्या है। तो यह बताओ कि इस समय में पार्वती क्या कर रही है। उन्होंने तुरंत अपनी उंगलियों पे गणना की और तुरंत बता दिया माता पार्वती इस समय में स्नान कर रही है। मतलब जो रेमेडीज होती हैं क्या वो सच में काम करती है? बिल्कुल काम करती है। कोई भी कोड कटा हुआ होता है, चाहे अग्निकोण हो या फिर साउथ किसी का बढ़ा हुआ हो, तो हम एक घर की ही बात कर लेते हैं। क्या कोई भी दशा अगर ज्यादा बढ़ी हुई होती है तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? नॉर्थ ईस्ट अगर कटा हुआ है तो उसका भाग्य ही खत्म हो गया। जैसे अभी आपने कहा बीमारी की चर्चा की है और आप दोनों ही हेल्थ और वास्तु एक्सपर्ट हैं। जैसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट का अगर वॉशरूम है तो कहते हैं आपको कैंसर होने के चांस रहे, तो कितनी सच्चाई है इसके पीछे? उन्होंने कहा ये कैसे करेंगे? मैंने कहा पहले तो ये चित्र हटा दीजिए और अपने कक्ष में शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का चित्र लगाइए। कि जो हम एंट्रेंस देखते हैं वो हमें घर के अंदर से खड़े होकर देखनी चाहिए या घर के बाहर खड़े होकर देखनी चाहिए? जैसे प्लाट की डायरेक्शन देखना है तो उस खड़े होना चाहिए। कि जो पश्चिम मुखी जो वेस्ट साइड का जो मकान वो एंट्रेंस होती है अगर वो है तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा नहीं होगा, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएंगी। तो इसके पीछे थोड़ा सा मुझे बताइए कि क्या नहीं होना चाहिए, मतलब यह कि होना ही नहीं चाहिए? नहीं गलत है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का एपिसोड बेहद खास होने वाला है। ऐसा नहीं मेरे कहने से, मैं बता सकती हूँ कि आज का एपिसोड बिल्कुल डिफरेंट है। आपने वास्तु के बारे में सुना, कहते हैं वास्तु का घर का खराब होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, हेल्थ की भी प्रॉब्लम्स होती है। तो क्या सिर्फ वास्तु घर तक सीमित है? क्या वास्तु को हम, क्योंकि पृथ्वी एक है, पृथ्वी के ही छोटे छोटे जो खंड कर दिए जाते हैं भूमि, तो वहीं से बनता है वास्तु का एक, वास्तु वहीं से शुरू हो जाता है। तो क्या सिर्फ वास्तु घर तक सीमित है, एक प्लॉट तक सीमित है, या फिर क्षेत्र का वास्तु किया जा सकता है, वर्ल्ड का वास्तु किया जा सकता है? आज का पॉडकास्ट बेहद खास और डीपर है क्योंकि आज हम वास्तु पर डीप में बात करेंगे। वास्तु किस तरीके से देखना चाहिए और उसकी जो एनर्जीज होती हैं किस तरीके से आपके मन और तन पर प्रभाव डालती हैं। और साथ में हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी की। कहते हैं बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी के इतने पॉडकास्ट आपने मेरे द्वारा भी देखे हैं, क्या बहुत सारी भ्रांतियां हैं, भ्रम फैलाया जा रहा है? क्या सच में एस्ट्रोलॉजी वहीं तक सीमित है या एस्ट्रोलॉजी एक बहुत डीपर सब्जेक्ट है? क्योंकि इस पर चर्चा करने के लिए मैं कह सकती हूँ बहुत सालों का रिसर्च और बहुत सालों की मेहनत। क्योंकि आज हमारे साथ लखनऊ से सर आए जो हमारे पहले गेस्ट हैं और जो दूसरे गेस्ट हैं वो कलकत्ता से आए हैं। तो अगर मैं अपने पहले गेस्ट के बारे में बताऊं, कह सकती हूँ कि उनकी एज 83 प्लस है और बहुत सालों से रिसर्च कर रहे हैं वास्तु पर। आज मैंने जब उनसे ऑफ कैमरा बात की तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने नहीं सुना था कि वास्तु सिर्फ घर, रूम, किचन और आपका बाथरूम तक ही सीमित है। मैं इतना ही समझती थी, पर आज मैं खुद शॉक्ड हो गई कि वास्तु सिर्फ घर तक नहीं, वास्तु बहुत बड़ा है। हेल्थ विशेषज्ञ और वास्तु विशेषज्ञ गणेश ताम्रकर सर हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले मैं उनका स्वागत करती हूँ। राधे राधे सर। राधे राधे। कैसे हैं सर? बहुत आनंदपूर्ण। और जो मेरे दूसरे गेस्ट हैं कमल शर्मा सर, जो कि वो भी हेल्थ विशेषज्ञ और वास्तु विशेषज्ञ हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका। राधे राधे। कैसे हैं सर? मैं बढ़िया हूँ। तो मैं सर से पहला एक सवाल करना चाहती हूँ, पर मैं हमेशा हमारा एक धर्मसूत्र में पॉडकास्ट होता है तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा गेस्ट अपने बारे में बताएं। तो सर मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा अपने बारे में प्लीज हमारी ऑडियंस को बताएं। भारती जी, आपने परिचय को ही पहला सूत्र मान लिया है धर्म सूत्र का, बड़ा अच्छा लगा जी। तो नाम तो आपने बता दिया है। मैं गणेश ताम्रकार, वर्तमान में लखनऊ रहता हूँ और वास्तु के क्षेत्र में पिछले 30 वर्षों से जुड़ा हूँ। 30 वर्षों से? और इसके लखनऊ के पूर्व में जबलपुर में रहता था, तो वहाँ महर्षि महेश योगी वैदिक यूनिवर्सिटी है। हम जानते हैं वैदिक संस्कृति के साथ साथ स्थापत्य वेद या वास्तुशास्त्र को भी महर्षि महेश योगी जी ने विश्व भर में फैलाया है, लोकप्रिय बनाया है। उसमें मैं ऑनरेरी प्राध्यापक भी था और पीएचडी स्टूडेंट्स का गाइड भी था। क्या बात है सर। शोध वृत्ति होने के कारण वास्तु के क्षेत्र में अनेक प्रकार की नई विधाओं को भी जोड़ने का अवसर मिला है, जो हम आगे चर्चा में
देखेंगे। बिल्कुल। और आज भी इस उम्र में उद्देश्य यही है कि वास्तु का लाभ, सर्वांगीण लाभ लिया जाए, न केवल व्यक्तिगत हित के लिए, समाज हित के लिए भी, राष्ट्र हित के लिए भी। उन सूत्रों को स्पर्श करते हुए आज की मेरी चर्चा होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बिल्कुल सर। धन्यवाद। कमल सर, थोड़ा सा आप प्लीज नमस्कार, बताएं। मैं कमल शर्मा, हेल्थ वास्तु विशेषज्ञ, कोलकाता से। मैं कलकत्ता में अभी वर्तमान में रह रहा हूँ। राजस्थान मेरे पिताजी का घर है, वहीं उनका जन्म है, पर मेरा जन्म बिहार में हुआ। बिहार से पढ़ाई लिखाई हुई और मेरा कर्म क्षेत्र जो है कोलकाता है। जी। मैं 3 स्टेटों से जुड़ा हुआ हूँ। यूपी से भी जुड़ा हुआ हूँ, ननिहाल है मेरा, तो ननिहाल हमारा वाराणसी है। अच्छा। तो भोलेनाथ से भी जुड़े हुए हैं। वास्तु और इनके बारे में मैं ये बता दूं कि मैं करीबन 18 साल कंप्लीट कर चुका हूँ वास्तु के क्षेत्र में। एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में बहुत लंबा टाइम हो गया, लगभग 16 साल का था उस समय। मैं 10th में पढ़ रहा था, तब से मैं एस्ट्रोलॉजी शुरू कर दिया था जी। और 9 इयर्स का था तब मेरे पिताजी जो है मुझे एस्ट्रोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दिए थे। क्या बात है। जैसे हम और मैं गणेश गुरु जी का ही शिष्य हूँ। जब मैं इनसे जुड़ा हूँ तो मुझे पता चला है कि वास्तु क्या है, भूविज्ञान क्या है, कैसी एनर्जी होती है, उन सब के बारे में बारीक से मुझे इन्होंने सिखाया है। बाद में और भी मेरे गुरु हुए हैं। न्यूक्लियर साइंटिस्ट मंदन मूर्ति जी हैं, उनकी टीम है, उनकी लड़की है गीता मंदन, वो भी मुझे सिखाई है। और उनका भी क्लास किया है, साथ में उनके लड़के का और उनकी बहू का, श्रीनिवासन जी और लक्ष्मी मैम, इनकी पूरी टीम चलती है। वो पूरा उनका कोर्स करवाते हैं, वो ऑरा पे कोर्स कराते हैं। अच्छा। लेकिन जितनी चीजें मैं वहां सीखा हूँ वो पहले ही मुझे गुरुजी ने सिखा दिया था। क्या बात है। हाँ, फिर भी एक उत्साह था, मन था कि मैं वहां जाकर के सीखूं। सीख आया, कहते हैं खुजली मिटानी होती है, तो मैं मिटा आया। लेकिन कुछ ज्ञान जो अंधेरे में मेरा था वो प्रकाश में आ गया। उस पर मुझे रिसर्च करने के काफी मौके मिले। जो मैंने रिसर्च किया उससे बीमारियों के बारे में और ज्यादा ज्ञान हुआ, जो मुझे इन्होंने सिखाया हेल्थ वास्तु, तो उसमें मुझे और ज्यादा ताकत मिली। और फिर मेरा माइंड ऐसा हो गया कि मैं हर हमेशा रिसर्च करता रहता हूँ। आपके शरीर में या किसी के भी शरीर में बीमारी कब आ सकती है, कितने वर्षों बाद आ सकती है, वह भी स्कैन करके हम लोग बता सकते हैं। और जमीन से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको स्कैन करके हम ये बता सकते हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर में रहने वाले कितने तल्ले तक आदमी किस किस बीमारियों से पीड़ित हो सकता है, वो भी पता चल सकता है। ओके, तो हम इस पर डीप में जाके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मेरा गणेश सर से सवाल है कि वास्तु, आजकल लोग कहते हैं एक मॉडर्न वास्तु होता है, एक वैदिक वास्तु होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी भोली ऑडियंस को समझ में नहीं आता, क्योंकि ये शास्त्र की से चीजें आई हैं तो वो किस पे यकीन करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसे वास्तु की रील्स देखते हैं लोग और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप मिले हैं और मैं चाहती हूँ कि आपके द्वारा मेरी ऑडियंस को सही डायरेक्शन मिले और सही चीज समझ में आए। आपने 2 वास्तु से संबंधित शब्द का प्रयोग किया है, मॉडर्न वास्तु और वैदिक वास्तु। वास्तव में हमारे ऋषियों की कल्पना वैदिक वास्तु के रूप में हमारे सामने आई है, और ये वैदिक वास्तु इतना प्राचीन है जितना हमारे वेद, यानी ऋग वेद से ही वास्तु का अध्याय प्रारंभ हो जाता है। और 4 वेद हम जानते हैं, उसमें एक अथर्व वेद भी है। अथर्व वेद में ही उसका एक उपवेद है स्थापत्य वेद। धनुर्वेद भी है, आयुर्वेद भी है, गंधर्व वेद, अलग अलग 4 वेद, 4 उपवेद। तो स्थापत्य वेद को ही आज हम वास्तुशास्त्र कह रहे हैं। चूंकि सरल पड़ा हमको कि वास्तु यानी क्या, वस धातु से बना, कि जहां रहते हैं वो वास्तु, वहां का वास्तु। पर आपने जो मॉडर्न वास्तु की बात की, तो दुर्भाग्य से बाहर जो कुछ हो रहा है उसका प्रभाव हमारी मानसिकता पर, हमारे विचारों पर, संस्कारों पर ज्यादा पड़ा है। तो चाहे चाइना से जो वास्तुशास्त्र चला वो उनके लिए उपयोगी होगी, पर हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, प्राकृतिक स्थिति है, अन्य बातें हैं,
शायद उतना अनुकूल नहीं है, उसको अपना लिया हमने। और फिर आगे जाके और मॉडर्न बनाने के लिए इसमें ही नए नए नाम दे करके वास्तु के आजकल चल रहे हैं। मैं समझता हूँ वह अपने मूल संस्कृति से जुड़े हुए वैदिक वास्तुशास्त्र के साथ प्रज्ञा अपराध है कि हम उसी बात को अपने ढंग से ढाल करके एक नया नाम दे रहे हैं। तो वैदिक वास्तु ही समग्र चिंतन का विषय है हमारे, और उसी से हमारे को लाभ प्राप्त होगा, ऐसा मैं जानता हूँ। क्या बात। बिल्कुल, जैसा गुरुजी ने कहा कि वह एक अपराध है, हम अपने शास्त्र के साथ छेड़छाड़ करके लोगों को परेशान कर रहे हैं जी। अर्थ कमाने के लिए अलग अलग तरीके से उस चीज को उपयोग करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं और भ्रमित करके उससे पैसा कमाने का जरिया ढूंढते हैं जी। काफी सारे लोग हैं ऐसे। बिल्कुल। तो सर आपको एस्ट्रोलॉजिकल बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो मैं जानना चाहती हूँ जो एस्ट्रोलॉजी है वो एक विज्ञान है या फिर एक कला है? एस्ट्रोलॉजी अगर कोई कला के हिसाब से सीखना चाहे तो कला है, और ऐसे बहुत विशाल विज्ञान है। आज के समय में साइंटिस्ट दूरबीन लगा करके चांद को देखते हैं, ग्रहों को देखते हैं। हजारों वर्ष नहीं, लाखों वर्ष पहले ही हमारे शास्त्र के अंदर में ऋषियों ने लिख दिया था कितनी डिग्री पे कहाँ कहाँ कौन कौन से ग्रह बैठे हुए जी। लेकिन आज वाले बोलते हैं कि हमने उसको वो किया है। आज भी आज का साइंस हमारे ज्योतिष विज्ञान से और जो हमारे भारतीय विज्ञान है उस विज्ञान से पीछे है। आज 100 वर्ष का पंचांग, 200 वर्ष का पंचांग पहले ही छप के तैयार है, जिसमें लिखा हुआ है कब कितने वर्षों में कब कब ग्रहण लगेगा, वो सारा स्पष्टीकरण। और आज का विज्ञान अभी भी पीछे है। ज्योतिष विज्ञान ऐसा है कि आदमी का भाग्य खोल सकता है, बट अभी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे आदमी आ गए हैं अपने आप को ही जो है ब्रह्मा बोलने लगे, अपने आप को ही बोलते हैं कि मैं सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हूँ। जैसे अभी कुछ एस्ट्रोलॉजर जो है वो एक पद्धति अपना लिए हैं, जैसे नेता लोग सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को गाली दे करके अपने आप को सबसे बड़ा नेता साबित करते हैं। जी जी जी। उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी के अंदर में वो कहते हैं कि आप ब्राह्मणों के पास क्यों जाते हैं, ज्योतिष के पास क्यों जाते हैं, मेरा बनाया हुआ ऐप है, मेरा बनाया हुआ ये है। वो पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आज भी आप ब्राह्मणों के घर में जाएंगे ना, गरीबी मिलेगी, बहुत पैसे वाले नहीं मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो लूटते नहीं है, वो अपने तरीके से आपको ठीक करने की कोशिश करते हैं। ज्योतिष विज्ञान ऐसा ही है, उसी में से थोड़ा तोड़ मरोड़ करके वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल। आजकल चाइना वालों का लूसो चल गया। हाँ, लूसो ग्रेड। ये कुछ भी नहीं है, लोग भ्रमित कर रहे हैं। अंक गणित हमारा शास्त्र में बहुत पहले से ही है जी। अंक ज्योतिष जो है बहुत पहले से है। 15 की संख्या आप जिधर से भी जोड़ोगे ना, हाँ। उसमें बना होगा 15 का यंत्र जी। किधर से भी जोड़ो बीच में 5 आएगा ही। हाँ। तो कहा कि 5 आपके नंबर से मिसिंग है। अब काफी सारे लंबे लंबे खर्च बता देते हैं, मोबाइल के बारे में बता देते हैं, आप ये नंबर चेंज करो आपका भाग्य चेंज हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं दिशा भ्रमित कर रहे हैं वो लोग। फिर वो कहते हैं कि हम जो बता रहे हैं वो सही है, पंडित और एस्ट्रोलॉजर जो है वो गलत है। किसी को भी ये बताना सही नहीं है कि आप किसी के बारे में ऐसा कह रहे हैं। मैं उसको भी सही बोल रहा हूँ और अपने आप को भी सही बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे एक हाथी खड़ा है और 6 अंधे खड़े हैं जी। अब हाथी की साइज नापने के लिए उनको छोड़ दिया गया है। अब एक ने दांत पकड़ लिया। ज्योतिष विज्ञान तो लंबा है और नुकीला है। एक ने पैर पकड़ लिया, उसने कहा हाथी जो है मोटा और खंबे के जैसा है। किसी ने पूंछ पकड़ लिया, पूरा कोई भी नहीं है। तो वो भ्रमित करते हैं लोगों को जी। तो मैं आपके चैनल के द्वारा बताना चाहता हूं कि लोगों को भ्रमित ना करें, सही रास्ता दें और सही रास्ते से पैसा कमाएं, तो आपका पैसा अच्छे कर्म के द्वारा जो है उन्नति की ओर लेकर के जाएगा। और गलत तरीके से कमाए हुए लोगों के बारे में उल्टा पुल्टा बोल करके वैसे लोग अपने बच्चों से पीड़ित होते हैं। चाहे वो जितना नाम कमा ले, जितना पैसा कमा ले, मैं कहता हूं वो अपने घर को देखे। वो अपने घर में ही दुखी है, दूसरों की एस्ट्रोलॉजी करते घूम रहे हैं जी। दूसरों को अंक गणित से बताते घूम रहे हैं, खुद दुखी है। बिल्कुल। काफी सारे ऐसे लोग मिले हैं, खुद आते हैं अपने बच्चों को लेकर के
मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि सर इसका कुछ तो उपाय कीजिए। मैं कहता हूँ इतने बड़े आप एस्ट्रोलॉजर हो, इतना नाम कमा रखा है, यूट्यूब में देख रहा हूँ, कभी कहीं देख रहा हूँ, कभी कहीं देख रहा हूँ, बोला मैं अपने भाग्य के बच्चे के भाग्य को बदल नहीं सकता, और छोटा सा उपाय बताता हूँ, ठीक हो जाते हैं। क्या बात है सर। तो मतलब जो रेमेडीज होती हैं क्या वो सच में काम करती हैं? बिल्कुल काम करती हैं। अगर आप किसी तकलीफ में बहुत ज्यादा है तो आप 41 डे हनुमान चालीसा कर लीजिए ना। हनुमान चालीसा में इतनी ताकत है, जो शतबार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख हो रही, तो शनि का प्रभाव भी दूर हो जाएगा। कितना दिन? 7 बार, मतलब 100 बार छूटे बंदी महासुख हुई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा 40 दिन जो करेगा, वही सीधी साखी गोरी सा सारा काम हो जाएगा। बिल्कुल। और दूसरा एक उपाय मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मेरे भी दर्शक हैं काफी सारे जी। अगर किसी भी विपदा में है, या आपका कोई भी मित्र हो, या आपका रिश्तेदार हो, या आपके बेटे हो या बेटी हो, आपसे दूर हो रहे हैं, जिस भगवान पे आपको विश्वास है, जिस पे आपका पूरा विश्वास है कि ये मेरी सुनता है, एकदम ब्लैंक होकर के 15 मिनट मंदिर में आप बैठ जाएं, और बैठ करके सिर्फ किसी के बारे में बुरा ना सोचें, वो अच्छा है, और अपने बारे में सोचें, और आंखें बंद कर लें, ब्लैंक होकर, पूरा अंधेरा होना चाहिए अपने अंदर जी। रोशनी वहीं आएगी जहां अंधकार होगा। बिल्कुल। और 3 दिन के अंदर में मेरी गारंटी है कि वो चेंज हो जाएगा। क्या बात है। कमल जी ने एक अभी बहुत अच्छी बात कही कि हनुमान चालीसा करने से परिवर्तन होगा। जी, जी, जी। 7 बार या हम 9 बार, 11 बार, 12 बार, पर कैसे करें ये महत्वपूर्ण है। केवल यांत्रिक प्रक्रिया, मैकेनिकल वे में पढ़ते जा रहे हैं आंख बंद करके, कौन आ रहा है कौन जा रहा है देख रहे हैं, और यहाँ पर पता नहीं क्या क्या चल रहा है पूरा संसार, तो सिद्धि नहीं मिलने वाली। भाव शुद्धि से ही सिद्धि है, इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है। बिल्कुल। इसका एक वास्तु के क्षेत्र में आपको उदाहरण दूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल कि 14 जनवरी 1996 को मैं तत्कालीन विपक्ष के नेता हमारे माननीय अटल जी के निवास पर दिल्ली में था जी। वास्तु की चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा माननीय, मैं जब आपके इस कक्ष में आया हूं, 5 द्वार क्रॉस करके आया हूं, और प्रत्येक पर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वाला वो कृष्ण और अर्जुन का रथ के साथ और सारी सेना खड़ी है, वो चित्र लगा हुआ है जी। वो चित्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है, निश्चित ही महत्वपूर्ण है, पर एक अनुरोध मैं आपसे करना चाहता हूं कि आज आपको संघर्ष की भाषा छोड़ करके सिंहासनारूढ़ होने की भाव से उत्प्रोत होना चाहिए। वो तो विचारशील व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे, सोचते रहे संघर्ष और सिंहासन में क्या अंतर है। मैंने कहा कि उन्होंने कहा ये कैसे करेंगे, मैंने कहा पहले तो ये चित्र हटा दीजिए और अपने कक्ष में शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का चित्र लगाइए। आज राज्याभिषेक की जरूरत है आपके। कहने लगे ये तो सरकारी बंगले। मैंने क्या है, भाव से अपने अंतर मन में तो उतार लीजिए उस भाव को, देखिए परिवर्तन होगा, इस विश्वास के साथ मैंने कही थी। ये 14 जनवरी 1996 की बात, उस समय चुनाव की कोई प्रक्रिया नहीं थी। मार्च में चुनाव घोषित हुआ, 13 दिन के प्रधानमंत्री बने, फिर 13 महीने के बने, और फिर 5 साल के बने। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे उससे केवल परिवर्तन नहीं हुआ, पर एक भाव दिया कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में यदि वैसा चित्र लेकर के हम चल रहे हैं, आज मोदी जी चल रहे हैं कि भारत माँ को गौरवशाली स्थान दिलाना है, परिवर्तन दिखाई दे रहा है, तो हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सकारात्मक भाव सिद्धि करके सिद्धि का मार्ग अपनाए तो वो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर ने गुरुजी ने उनका अटल बिहारी वाजपेयी जी का वास्तु भी किया था। हाँ, ज्यादा दीजिए, वो अलग विषय वो नहीं, मैं तो भाव शुद्धि की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो जैसे हमने स्टार्टिंग अपने इंट्रो में बताया कि आजकल जो वास्तु है सिर्फ घर तक सीमित है, तो क्या सिर्फ वास्तु के बारे में थोड़ा सा मैं डीप में जानना चाहती हूँ आपसे कि जो घर में हम
कोई भी वास्तु कराते हैं तो वास्तु का जो सुख शांति से कनेक्ट करते हैं, घर में सुख शांति नहीं है तो कहते हैं वास्तु खराब होगा। पर तो हम वास्तु को किस तरीके से जाने, डीप में किस तरीके से जाने सर? जैसे बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, कारण कि हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये तो यथार्थ में है कि यदि घर का वास्तु ठीक नहीं है तो परेशानियां होंगी, स्वास्थ्य भी खराब होगा, शांति और सामंजस्य भी नहीं होगा। तो सूत्र तो उसका वही है कि वास्तु हम ठीक करें जी। पर उतना पर्याप्त नहीं है। हम जिस परिवेश में रहते हैं उसमें भी सकारात्मकता होना चाहिए, वातावरण शुद्धि होना चाहिए। इसलिए आज वातावरण शुद्धि की बात की जा रही है। उससे हमको जो सकारात्मक ऊर्जा, ऑक्सीजन मिलती है वो है कि नहीं है, आदि आदि। स्वच्छता भी उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। स्वच्छता भी न घर में होना चाहिए, न साथ साथ बाहर भी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और इसका हमको सोचना ये चाहिए कि जो भाव शुद्धि वाली बात में कही, हमारे मन का वास्तु ठीक है कि नहीं। मन का वास्तु यदि ठीक नहीं है तो परिवार में सामंजस्य कैसे होगा। बिल्कुल। मन का वास्तु गड़बड़ है तभी तो संस्कार बिगड़ रहे हैं, तभी तो स्वभाव और मन बिगड़ रहा है। तो मकान के वास्तु के साथ साथ मन का वास्तु भी ठीक करना आवश्यक है। अब इसका और विस्तार कहाँ कहाँ तक है जी, तो मैं बताता हूँ। हमारे वास्तु की परिभाषा में व्यापकता इतनी है कि जैसे हम कहते हैं कि हमारा शरीर क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा इन पंच तत्वों से बना है, तो शरीर भी बना है और ये ब्रह्मांड भी बना है। जो कुछ भी प्रकृति में दिखाई दे रहा सब है। इसीलिए कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, या उल्टा तत् ब्रह्मांडे यत पिंडे। ठीक है ना। तो वहां भी शुद्धि चाहिए, यहाँ भी शुद्धि चाहिए। आजकल बाहर भी विकृतियां बहुत है, प्रदूषण बहुत है। ठीक है ना। वह भी शुद्ध होगा तो हमारा। पहले ऐसा ही था, वातावरण सरफेस ऐसा था, यज्ञ होते थे, सात्विक वृत्ति थी। आज तो रजस और तमस दो ही है, सात्विकता तो है ही नहीं, तीन तत्व की। ऐसी बात है, उसको आपको लेकर के चलना पड़ेगा। आइए और आगे देखते हैं आपके विषय। बिल्कुल। तो सर आप थोड़ा सा मुझे इसमें वास्तु में डीपर थोड़ा सा आप भी अपना प्रकाश डालें। वास्तु के अंदर में ऐसा है कि हमारा पूरा भारतवर्ष का वास्तु भी होता है, पूरा वर्ल्ड का भी वास्तु होता है। ओके। इस विषय में मैं गुरुजी से ही कहूंगा कि भारत के वास्तु के बारे में जो है आप भारत के वास्तु के बारे में तो पता। वाह, धन्यवाद कमल जी। आप दी रिकॉर्ड एक बात बता रहा हूँ। 97-98 की बात है, दिल्ली की ताज होटल में एक वास्तु कॉन्फ्रेंस था। ये प्रश्न लोगों ने आयोजककर्ता से पूछा कि भारत का वास्तु तो विपरीत दिखाई दे रहा है जी, पर क्या स्थिति है वास्तविक बताएं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं हो था कि ऐसा प्रश्न आएगा, और कोई और आगे उत्तर दे नहीं रहा था। मैं तो श्रोता के रूप में बैठा था। मैं मंच पर गया, वो मेरे मित्र ही हैं, दिल्ली में आज भी रहते हैं। तो मैंने कहा आप कहें तो मैं उत्तर देता हूँ। मैं गया तो भारत के वास्तु पर बोला, तालियों से गड़गड़ाहट थी। तब उनका पत्र आया, उस समय मोबाइल था ही नहीं, 97-98। जी जी जी। पत्र आया, गणेश जी आज आपने मुझे बचा लिया। क्या बात। ये तो आप दी रिकॉर्ड, उसका वास्तु बताओ जी। तो क्या भारत का वास्तु, जैसे उत्तराखंड में भी आपदा आई हुई है, वैसे ही आप देखिए पंजाब देख लीजिए, नागपुर देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये आपदाएं आ रही है। तो क्या वास्तु, भारत के वास्तु में कुछ गड़बड़ हुई है या फिर कुछ तो प्रॉब्लम्स हुई है? भारती जी, ऐसा है कि आपने भारत के वास्तु से लेकर के घर के वास्तु तक की यात्रा कर ली। अब इसको समझने के लिए हमको घर के से बाहर निकालना पड़ेगा जी। यानी जो वास्तु को हमने चार दीवारी में सीमित कर दिया है, उससे बाहर निकल के सोचना पड़ेगा। तो भारत के वास्तु की बात करें, उसके पूर्व हम प्रांतों की, जिस प्रांत में रहते हैं उनकी बात करें जी जी जी। तो वास्तु और प्रांत रचना जो उसकी आकृति है, उसका भी बड़ा महत्व है। और शहरों का भी बड़ा महत्व है कि शहरों का वास्तु कैसा है।
तो हमारे हिंदुस्तान में दो शहर हैं, एक जयपुर और एक चंडीगढ़। जी 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 सर। जयपुर अपेक्षाकृत बहुत शांत और समृद्ध है, जी। हम उसका इतिहास जानते हैं। और चंडीगढ़ पाश्चात्य आर्किटेक्ट द्वारा निर्मित, डिजाइन किया हुआ, पर आज अशांत है। प्रारंभ काल से ही हिंसा भी है और उसकी परिणति तो इतनी हो गई है कि पंजाब की युवा पीढ़ी आज नशा से ही पीड़ित है, खत्म हो रहा है। आप और हम सब जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। जयपुर जो है पहले वास्तु अनुरूप बसाया गया था, सड़कें, मकान आदि आदि, उस कारण उसका सकारात्मक प्रभाव था। भले आज अब नवाचार में जो विस्तार हो रहा है जयपुर का वो वास्तु अनुरूप नहीं है, पर प्राचीन जयपुर वास्तु अनुरूप नगर का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जयपुर की दृष्टि से हम जब चंडीगढ़ को देखते हैं, चंडीगढ़ पाश्चात्य आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया हुआ नगर है। बड़े सुंदर भवन है, सड़कें चौड़ी हैं, एक सी हैं, सारी बात है, पर बसा है जिसको हम कहते हैं विदिशा वास्तु पर। विदिशा वास्तु, हाँ, विदिशा यानी शब्द क्या हुआ, वास्तु में 4 मुख्य दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अपेक्षा ये होती है कि वो उसी एक्सिस में हो, और 4 दिशाएं, उप दिशाएं और ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, ये मुख्य 8 दिशाओं का ही प्रभाव पूरे वास्तु के क्षेत्र में है। जी। जब हमारा शहर या हमारा भूखंड, मकान इस एक्सिस में नहीं होता है, दाएं बाएं टिल्टेड होता है, झुका हुआ होता है, तो उसको विदिशा प्लाट कहते हैं। तो पूरा का पूरा चंडीगढ़ विदिशा शहर के रूप में बसा है। जी। क्या होता, नई सड़कें बन रही थी, नई डिजाइन आप कर रहे थे, सब खेत था, जंगल था, तो क्या एक्सिस में लेकर के नगर को नहीं बसाया जा सकता था? कोई अतिरिक्त खर्च नहीं था, पर उनको वो दृष्टि नहीं थी, वो ज्ञान नहीं थी। वो ज्ञान यहाँ था, यहाँ के व्यक्तियों का लाभ या नहीं लिया गया। ठीक है, परिणाम क्या है विदिशा प्लाट के कारण? जब से बना है, एक तो 2 प्रांतों की राजधानी है, कोई बात नहीं, सह अस्तित्व और भाईचारा का सिद्धांत अपनी जगह ला, पर खालिस्तानी आंदोलन में कितने समय, लंबे समय तक पाकिस्तान को अशांत किए रहा, न केवल पाकिस्तान को, पूरे भारत को चिंता का विषय बन गया था। बिल्कुल। आतंकवाद भी वहीं पनपता है, सारी बात है। और आज भी ये जो किसान आंदोलन खड़ा हुआ, विदेशी लोगों की सहायता से भारत को अव्यवस्थित करने के लिए, अशांत करने के लिए वहीं से आ रहा है। और आज की जो युवा पीढ़ी है पंजाब की, नशे में चूर हो चुकी है, यानी अपना भविष्य वो से हम बिगाड़ रहे हैं। नहीं तो पंजाब की पहचान एक औद्योगिक प्रांत के रूप में और कृषि प्रधान देश के रूप में, प्रांत के रूप में थी, वो आज सब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। केवल कारण है विदिशा राजधानी। राजधानी यानी क्या? हमारा दिल, हमारा हृदय, वही जब प्रदूषित हो गया, वही विकृत हो गया, तो उसका प्रभाव तो पूरे प्रांत पर पड़ना ही है। बिल्कुल ऐसा। अब इन प्रांतों का असर दूसरे प्रांतों पर भी आपस में कैसे पड़ता है, एक और उदाहरण दूंगा। जी 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 सर। जैसा मैंने बताया था कि मेरे पीएचडी स्टूडेंट्स रहे, उनको विषय में ऐसा ही चुन के देता था जो सर्वजन हिताय हो, देश के हित में हो। एक छात्र को मैंने विषय दिया था कर्नाटक और केरल का तुलनात्मक वास्तु अध्ययन। दोनों हम जानते हैं समुद्र तटीय प्रदेश है। बिल्कुल सर। पर कर्नाटक समृद्ध है और केरला शिक्षित होते हुए भी, ज्ञान का भंडार होते हुए भी समृद्धि में बहुत पीछे है। क्यों? मैं चाहूंगा मेरा दोनों का नक्शा आप दिखाएं। बिल्कुल, स्क्रीन पर देखिएगा सर। कि उसमें हम देखते हैं कि कर्नाटक का ईशान कोण बढ़ा हुआ है। अच्छा। और केरल का ईशान कोण कटा हुआ है। ईशान कोण जब बड़ा होता है तो और अधिक समृद्धि कारक हो जाता है। ठीक है। कट जाता है तो समृद्धि को कम करता है,
और अन्य तरह के भी नुकसान। एक मोटा एक सूत्र दे रहा, बाकी तो उस अध्ययन में काफी और डिटेल है जी। उसको ही यदि हम और अपने पूर्व में चले जाते हैं तो एक बंगाल प्रदेश हमारा गौरव का प्रदेश इसलिए था कि वहां रविन्द्रनाथ टैगोर भी हुए हैं, अरविंदो भी हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद और क्रांतिकारी भी वही हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस जी। पर विभाजन के बाद का बंगाल क्या कह रहा है कहानी, दुखद कहानी नहीं है बंगाल की। क्यों ऐसी स्थिति हुई कि वहां का ईशान था वो हमने बांग्लादेश के रूप में अलग कर दिया आपने, ईशान कोण, ठीक है ना। और केवल 28-29 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के प्रांतों को 6-7 प्रांतों को जोड़ती है जी। ईशान कोण जो है देवताओं का एनर्जी देने वाला होता है जी। जैसे हमारा सर जो है वह एक तरह से ईशान कोण है, हमारा शरीर ही वास्तु है जी। तो ईशान कोण जो है हमेशा एनर्जी देता है। तो ईशान कोण कट गया, एशिया का सबसे बड़ा मंडी था वो, और यहाँ तक कि चाइना को भी सप्लाई करते थे। बुखार की दवाई तक जो है चाइना हमारे इंडिया से लेता था जी। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश हुआ, उधर मतलब पूर्वी पाकिस्तान हुआ, उसकी वजह से उसके बाद धीरे धीरे डाउन हो गए। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ जैसे गुरुजी ने बताया, इसके विपरीत जाइए वेस्ट में, ईस्ट और वेस्ट जी। गुजरात, गुजरात का जामनगर शहर जाइए जी। जामनगर शहर तो बहुत ही धनाढ्य है और वहाँ बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं। वहाँ के नॉर्थ में जल ही जल है जी। जब उसके नक्शे पे आप जाएंगे तो उधर एकदम पूरा पानी ही पानी है नॉर्थ पे, तो जहाँ जल तक तो ज्यादा अच्छा होगा, निश्चित रूप से वहां पे तरक्की होगी। इसलिए आपका गुजरात जो है तरक्की की ओर जा रहा है और बंगाल जो है डाउन में जा रहा है। ऐसा ही है ना गुरुजी? बिल्कुल ऐसा ही। अब इसमें एक सूत्र और निकल सकता है, क्योंकि ये सूत्र की प्रेरणा तो मुझे धर्म सूत्र से ही मिल रही है जी जी जी। ठीक है, कारण कि हम जानते हैं 1956 में भाषावार प्रांत रचना हुई जी। भाषा को के मूल में रख करके प्रांतों को बांटा गया और उस वैसी रचना हो जाए इसके लिए कई आंदोलन भी हुए और काफी हिंसक आंदोलन तक का दौर पुराने लोगों ने देखा और समझा है जी जी जी। पर वास्तव में वो वास्तविक वह प्रांत रचना नहीं हुई या कहें वास्तु अनुरूप नहीं हुई, इसलिए प्रांतों का इस तरह का कुछ का विकसित होना कुछ का पिछड़ जाना ऐसा हो रहा है। तो मैं तो ऐसा कहूंगा आज आपके माध्यम से कि जैसा भारत के संविधान में 100 से भी अधिक संशोधन हो चुके हैं, तो आगे आने वाले राजनेता ये अवश्य सोचेंगे कि ये प्रांत रचना भी वास्तु अनुरूप होना चाहिए, तभी देश समृद्ध होगा, गौरवशाली इतिहास हमारा आगे बढ़ेगा। ये आपके माध्यम से मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूँ। जैसे सर आपने बात कही कि जैसे कोई भी कोण कटा हुआ होता है, चाहे अग्नि कोण हो या फिर साउथ किसी का बढ़ा हुआ हो, तो हम एक घर की ही बात कर लेते हैं। क्या कोई भी दशा अगर ज्यादा बढ़ी हुई होती है तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? नॉर्थ ईस्ट अगर कटा हुआ है जी तो उसका भाग्य ही खत्म हो गया, यानी आने वाला जितना एनर्जी है देवताओं का जी वो सारे चले गए जी। और साउथ ईस्ट बढ़ गया तो मेडिकल इश्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। साउथ ईस्ट बढ़ जाता है तो वो आपके डीएनए को डिस्टर्ब करता है जी। जो आपके पूर्वज हैं, या तो साउथ ईस्ट कट गया हो, साउथ वेस्ट अगर कट गया हो, साउथ वेस्ट बढ़ गया हो जी, वो डिस्टर्ब करता है इसको डीएनए को जी, क्योंकि वहां से ही पितृ देवताओं का स्थान होता है जी, और वो बढ़ना और घटना दोनों ही नुकसानदायक है। वैसी स्थिति में उसको ठीक करना ही सबसे ज्यादा उत्तम है। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं ये लगा दो वो लगा दो, नहीं, उसको ठीक करना चाहिए। अच्छे वैदिक वास्तु वाले जो अच्छे हैं उनको ही पकड़ के कराना चाहिए, ना कि मैं कहता हूँ कि मेरे से कराओ, आप किसी से भी कराओ लेकिन अच्छे वास्तु कारक से उसको ठीक कराना चाहिए। साउथ ईस्ट अगर कट जाता है तो आपकी उन्नति का जो रास्ता नया नया खुलने वाला है जिसको भाग्य कहते हैं वो बंद हो जाता है। तो इनका बढ़ना और घटना दोनों ही नुकसान है। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही बढ़ा हुआ हमेशा फायदा कारक होता है, ये हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, कई आदमी है जिनका पूरा वास्तु ठीक है, अग्नि कोण में किचन है, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर या पानी का स्थान है, सब कुछ वास्तु के अनुरूप होने के बाद भी कभी कभी लोग
दरिद्रता की ओर बढ़ते जाते हैं, या वो कहे कि आप फाइनेंस से कमजोर हो रहे हैं जी, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो रहे हैं, उसका फिर रीजन खोजना चाहिए एस्ट्रोलॉजी से। ओके, हाँ, वास्तु को ऐड फिर एस्ट्रोलॉजी के साथ करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी से ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी उनका दर्पण है, जीवन का दर्पण है, कहाँ मिस्टेक हुआ उसकी लाइफ में, वो चीज को एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। जैसे कोई कुछ भी कह दे, अगर आप गूगल के ऊपर सारा चीज सर्च मार करके अपना ट्रीटमेंट करना चाहोगे जी, तो संभव है क्या? बिल्कुल भी नहीं, है ना। रिपोर्ट करा के आओ, आप अच्छे डॉक्टर के पास लेकर के जाओ, वो फिर आपको उचित दवा कितनी मात्रा में देनी है वो बताएगा। बिल्कुल, उसी तरह से बेहतरीन जो एस्ट्रोलॉजर है, आप उसके पास जब जाओगे तो सच में वो अच्छे तरीके से आपका ट्रीटमेंट करेगा, तो आपकी उन्नति होगी जी, तो भ्रमित ना हो। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, भ्रमित ना हो, वो उस रास्ते को पकड़े जो सही है, वैदिक है। बिल्कुल, वैदिक वास्तु, वैदिक आपके ज्योतिष और हेल्थ वास्तु, जो हम लोगों ने उसमें अनुभव किया है, रिसर्च किया है, 30 साल का रिसर्च इनका है, 18 साल मैंने दिया है, तो इनके ही नीचे दूसरे और वैज्ञानिक तरीकों को ढूंढ करके उस चीज पे काम किया है। ओके, तो कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे अब हम रहते हैं दिल्ली एनसीआर, और जो यहाँ पे आपको भी पता है बहुमंजिला इमारतें हैं, तो कैसे हम पता करें कि हमें फ्लैट्स मिलते हैं? अब यही नहीं पता कि हमारा साउथ कटा हुआ है या नॉर्थ कटा हुआ है, और कटा हुआ भी तो उसे फिर ठीक किस तरीके से किया जाए। और मान लेते किसी का साउथ, जैसे आपने बताया पितरों के लिए बोला जाता है, अगर वो बढ़ा हुआ मिलता है, फ्लैट है, उन्हें तोड़ा तो नहीं जा सकता, तो फिर किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? आपके विषय को और मैं थोड़ा विस्तार देता हूँ कि ये जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है जी, उनका वास्तु जब हम कोई भी फ्लैट लेते हैं तो शायद उतना ठीक नहीं होता है, बिल्कुल अनुकूल सर। नहीं होता। तो क्या क्या गड़बड़ियां हो जाती है, मैं शुरू से लेकर ऊपर तक का आपको बताता हूँ, जिससे सब लोगों का ज्ञान वर्धन भी होगा। जी जी जी, वास्तव में वास्तु में सबसे पहले भूमि चयन का आ जाता है, चाहे हमारा प्लॉट हो चाहे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए। जी जी जी, तो भूमि का आकार भी आ जाता है। हम सब जानते हैं आयताकार हो, वर्गाकार हो, और जैसा आपने बताया कटा हुआ या बड़ा हुआ ना हो, ये बात, इसका ध्यान बिल्डर ने रखना चाहिए। जी, भूमि की गुणवत्ता कैसी है, ये हम मोटे रूप से मैं बताऊंगा। भूमि 3 प्रकार की होती है, जागृत भूमि, सुप्त भूमि और मृत भूमि। अच्छा, 3 तरीके की। किस कैटेगरी की है उसको देख करके एक श्रेष्ठ वास्तु शास्त्री से परीक्षण करा करके वहां निर्माण की प्रक्रिया शुरू होना चाहिए जी, ऐसा मेरा है। कारण कि वहां रहने वाले बिल्डर नहीं रहने वाला है, सैकड़ों लोग रहते हैं, रहने वाले, करेक्ट। ठीक है, तो उनका भविष्य और सब कुछ जुड़ा रहता है। भूमि का परीक्षण होना चाहिए। भूमि का परीक्षण आज इतना ही नहीं है कि कैसा है, पर भूमिगत भी कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है। एक तो हम कहते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस, जमीन के अंदर से बहुत गहराई से आती है, पर उसका प्रभाव केवल 1 मंजिल या ग्राउंड फ्लोर तक नहीं, तो भले ही 50 मंजिल मकान होगा, ऊपर तक होगा, पर उसका सुधार इतना सरल और प्रभावी है कि यदि हमने ग्राउंड फ्लोर में उसका सुधार कर दिया तो ऊपर की मंजिल पर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अब ये किसकी ड्यूटी है? बिल्डर की, राइट। उसने करना चाहिए, सजगता दिखाना चाहिए। इसका एक मैं उदाहरण दूंगा। ये जियोपैथिक स्ट्रेस वह एक समस्या है जो ही सारी बीमारियों की जड़ है। किसी भी प्रकार की, किसी भी अंग में जो भी परेशानी आती है उसका मुख्य कारण जियोपैथिक स्ट्रेस होती है। कारण कि वह हमारी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करती है। न केवल इतना, पारिवारिक सामंजस्य को बढ़ाती है, हमारी बुद्धि को भी मानसिक स्तर पर प्रभावित करती, आदि आदि। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो जो भूमिगत नेगेटिव ऊर्जा आती है उसका प्रभाव सभी प्लॉट्स पर होता है, सभी फ्लैट्स पर होता है। यदि उनको ग्राउंड स्तर पर ही ठीक कर दिया जाए तो सबसे अच्छा है जी। तो इसके लिए सजगता 2 को चाहिए, बिल्डर को और नगर निगम को जी। वो यदि अपना ऐसा नियम बना लेंगी तो बिल्डर ऑटोमेटिक उसका पालन करेगा। उसका लाभ पूरे सबके स्वास्थ्य के लिए भी, मानसिक विकास के लिए भी और समृद्धि के लिए होगा।
अब जब फ्लैट की बात हम करें तो क्या क्या गलतियां होती हैं जी। ये फ्लैट जो बनाए जाते हैं वो मिरर इमेज के रूप में बनाए जाते हैं। 2 फ्लैट आजू बाजू हैं, हाँ। एक का दरवाजा इधर है, एक का इधर है, जैसा आपके यहाँ भी जी बिल्कुल। यदि मान लिया कि एक का प्रवेश सही है तो निश्चित रूप से दूसरे का गलत है। एक का किचन यदि साउथ ईस्ट में है तो मिरर इमेज के कारण दूसरे का किचन गलत होने ही वाला है, ऐसा ही होता है। बिल्कुल सर। तो ये जो आर्किटेक्ट ने अब फिर आगे वो बढ़ना चाहिए कि मिरर इमेज वाली डिजाइनिंग को बंद करें, वास्तु के रूप में मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात कि कॉमन वॉल बनाई जाती है थोड़ा सा आर्थिक बचत करने की दृष्टि से, यह भी वास्तु सिद्धांत के और ज्योतिष के विपरीत है जी। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वो ग्राउंड फ्लोर पर हो कॉमन वॉल या फ्लैट्स पे हो जी। अब फ्लैट्स में हवा और धूप तो आना ही चाहिए। अब वो निर्भर रहता है कि बालकनी कहाँ बने जी। तो यदि उत्तर की तरफ से आपका प्रवेश है वहां तो बिल्कुल डोर तक की चौड़ाई रहती है आपके फ्लैट की, बाकी विस्तार अंदर जाके होता है जी। तो वहां बड़ी बालकनी, बड़ी खिड़कियां साउथ में या साउथ वेस्ट में बन जाती हैं, वो भी वास्तु अनुरूप नहीं है, बहुत उसका घातक प्रभाव घर के में रहने वालों को होता है जी। इन सब बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इसके अलावा और अनेक बिंदु हैं जिनकी हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं पर समय अभाव कम है, अन्यथा मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का वास्तु कैसे हो यही एक अपने आप में स्वतंत्र अध्याय है। जमीन की हड्डी हो, हाँ, या आप जैसे जर्मनी के बारे में बता रहे कि जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, इनमें बिना वास्तु जांच या भूमि जांच के बिना जो है घर नहीं बनाने दिया जाता, वहां की गवर्नमेंट ने ऐसा नियम कर रखा है जी। जो आपने बताया कि मंदन मूर्ति जी भी जो है काफी सालों से वहां से जुड़े हुए हैं और उन्होंने भी आपको ऐसा बताया था एक बार जी, जब आपसे कभी चर्चा हुई था तो उन्होंने बताया था। मंदन मूर्ति जी एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं जो भूमि के ऊपर में काम करते हैं और खास करके लोगों को बताते हैं कि भूमि में जब नेगेटिव एनर्जी है तो उसको आप ठीक करके ही अपना मकान बनाएं। ओके, जैसे आपने एनर्जी की बात की है तो अब मैं बहुमंजिला की ही बात करूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फ्लैट्स होते हैं और जमीन से 25 फ्लोर हैं तो जो एनर्जी है तो वो क्या सारे फ्लैटों पे उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि तो वो तो ऊपर चलती चली गई तो ऊपर हाँ, जाता है। उसकी बात ऐसा है कि हम जब पंच तत्वों की बात करते हैं जी। तो उसमें प्रमुख स्थान पृथ्वी तत्व का है, ठीक है ना। जब हम फ्लैट दर फ्लैट ऊपर जाते हैं तो पृथ्वी तत्व की ऊर्जा से दूर होते जाते हैं, उसका जो लाभ का अंश है वो हमको नहीं मिल पाता है, इसलिए बहुमंजिला इमारतें उस दृष्टि से वास्तु अनुरूप नहीं कह सकते हैं हम। अब दूसरी बात आपने कहा कि सुधार कैसे हो, तो मैं कर्नाटक में बेंगलोर आदि शहरों में गया हूँ, आजकल वहाँ के आर्किटेक्ट डिजाइनिंग ऐसी करते हैं कि सेंटर में खुला रहता है, जैसे पहले हमारे घर आंगन मध्य में रहता था, घर के मध्य में रहता था और चारों तरफ हवा और प्रकाश सब मिलता था, वैसी डिजाइनिंग कर रहे हैं। आजकल के फ्लैट्स में कई कट रहते हैं किसी न किसी दिशा में, जिसका आपने कहा हाँ। तो वहाँ फ्लैट का एरिया भी रेक्टेंगुलर ही वो ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो अवेयरनेस आ गई है, उसका प्रभाव देखा और समझा है। तो मैं तो अपने देश भर के आर्किटेक्ट बंधुओं से ये अनुरोध करूंगा कि थोड़ी सी तो मेहनत करो डिजाइनिंग में, जो उपलब्ध है नेट पर उसी डिजाइन को कॉपी करने की बजाय उस प्लॉट की एरिया की कितनी क्षमता है, कितना एरिया है, उसको वास्तु अनुरूप डिजाइन करो। यदि किसी को परेशानी आती है, मैं स्वयं सिविल इंजीनियर हूं और इस तरह की डिजाइनिंग करके लोगों को दे रहा हूं, तो आइए हम सब आगे बढ़े और ऐसा समाज हित में, लोगों के हित में काम करें। एक और बड़ी बात की ओर मैं इंगित करना चाहूंगा कि आजकल हाई टेंशन लाइन चाहे जहां से दौड़ती हुई शहरों में दिखाई देती, जी जी जी,
कई बार ये हाई टेंशन लाइन हमारे जो फ्लैट्स होते हैं उनके बीच में से भी जाती है। हाई टेंशन लाइन में जबरदस्त नेगेटिव एनर्जी होती है जो हमारे स्वास्थ्य को और मानसिक स्थिति को डिस्टर्ब करती है जी। बेंगलोर में कनकपुरा रोड पर एक कॉलोनी, अभी पिछले मई जून में ही मुझे जाने का अवसर मिला, एक मकान देखने के लिए वो ले गए थे, लेना चाहते थे। ऐसा नेटवर्क था हाई टेंशन लाइन का कि 5-6 डायरेक्शन से आ रही थी और उसी कॉलोनी पर पूरी छाई हुई थी। मैंने कहा भाई यह यदि आपको मुफ्त में भी मिलता है तो मत लीजिए। कारण मैंने कहा अभी मैं गुजरात बड़ोदरा होकर के आया हूं और कल सरदार सरोवर पर मैं यूनिटी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देख करके आया हूं, सरदार पटेल का भव्य प्रतिमा जी। उस सरदार सरोवर का जब निर्माण हो रहा था तो मजदूरों को इकट्ठा बसा दिया जाता है, टेम्पररी झोपड़ियां बना करके। जी जी। तो वहां पर एक ऐसी बीमारी हो गई जो सभी मजदूर उससे प्रभावित हो गए। बाद में डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। दूसरे वैज्ञानिक भी आए, उस शायद कोई वास्तुशास्त्री भी आया होगा, उन्होंने कहा ये जो हाई टेंशन लाइन जा रही है उसका परिणाम है ये बीमारी। सरकार ने तत्काल एक्शन लिया और उनको वहां से दूसरी जगह। तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाते समय या अपना घर बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम उसके नेगेटिव प्रभाव से दूर हैं या नहीं है। जैसे अभी आपने कहा बीमारी की चर्चा की है और आप दोनों ही हेल्थ और वास्तु एक्सपर्ट हैं। जैसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट का अगर वॉशरूम है तो कहते हैं आपको कैंसर होने के चांस रहते हैं, तो कितनी सच्चाई है इसके पीछे? ये गारंटी नहीं है कि कैंसर ही होगा। इसमें सबसे ज्यादा अगर होती है तो आंतों की प्रॉब्लम होती है, शुगर, हाई बीपी, ये तो होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कई आदमी भ्रमित कर रहे हैं कि कैंसर होगा, कैंसर होगा, वो रटा रटाया चीज पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, कोई और कारण से कैंसर हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट में होने से खाली कैंसर होना कहना ये गलत है। उसमें हाँ बीपी होगा, 1000% होगा। आप 100% मान के चलो, बीपी होगा, शुगर होगा, ये बीमारियां देता है। साथ में अगर वो जियोपैथिक लाइन पे सो रहा है तो ही कैंसर होगा। जियोपैथिक लाइन जो आ रही है, और अब क्या है कि जियोपैथिक लाइन पे सोने से हर आदमी का शरीर का अलग अलग एनर्जी है, तो हर एक को नहीं हो सकता है। कोई एक्सरसाइज कर रहा है वो डिपेंड हो सकता है। बट हम लोगों ने जो रिसर्च किया है उस रिसर्च के अंदर में अलग से एक चीज मिली है जो कैंसर सेल को एक्टिवेट करता है। वो विटामिन B17 और विटामिन बी को नष्ट कर देता है। उसको ढूंढना पड़ता है और किलर से जी। उसको ढूंढ करके बकायदा उसको ब्लॉक किया जाता है। सारे सिस्टम है ब्लॉक करने के लिए, तो वो सब हम लोग ब्लॉक करते हैं। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट का उपचार है, लोग करना नहीं चाहते, लोग जानना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत सारे वास्तुकारक जानना सीखना ही नहीं चाह रहे। जी जी जी, कहते हैं कि कोई उपचार ही नहीं, मतलब उसके लिए तो कुछ कर ही नहीं सकते। एनर्जी शिफ्टर है, एनर्जी को हम शिफ्ट कर सकते हैं। ओके। जैसे आज से 20 साल पहले कौन जानता था कि ब्लूटूथ से जो है फाइल आपकी कहीं ट्रांसफर हो सकती है। अब आज के समय में ब्लूटूथ से हम फोन को कहीं और रखे हैं, ब्लूटूथ से बात कर रहे हैं जी। वैसे एनर्जी शिफ्टर है जो हम लोग बनाते हैं और उस एनर्जी को शिफ्ट भी करते हैं और उस पॉइंट को भी ब्लॉक कर देते हैं पूरे तरीके से, जो कि उसकी एनर्जी ब्लॉक होने के बाद पॉजिटिव एनर्जी छोड़ती है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी अगर किसी में है, अगर हम मानते हैं धरती पे, तो वो चीज है क्रिस्टल, जिसको स्फटिक कहते हैं जी। स्फटिक को यूज कर सकते हैं। स्फटिक के कई सारे कैप्सूल आते हैं और क्रिस्टल कैप्सूल आता है जो हम लोग अपने तरफ से बनाते हैं जी। तांबे के तार को यूज कर सकते हैं, कलर को यूज कर सकते हैं। वाटर कलर देना चाहिए, ओके। आसमानी कलर, पानी का जो कलर है वैसा देना चाहिए। ठीक है। तो ये सब कंफ्यूज होते हैं लोग कि उसका इलाज नहीं है, उपचार नहीं है। मैं कह रहा हूं मैं करके दूंगा। जो कोई सीखना चाहता मेरे पास आए, मैं सिखाऊंगा, फ्री में सिखाऊंगा। लोग तो लाखों रुपया लेते हैं, मैं फ्री में सिखाऊंगा। मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट आते हैं, सीखते हैं, कुछ पैसा दे के सीखते हैं, कोई फ्री में भी सीखते हैं। तो जिसके पास बजट नहीं है मैं फ्री में सिखाता हूँ, जिसके पास बजट है भैया कमाने जाओगे तो खर्चा करो। बिल्कुल। एक रील देखी थी मैंने। जी जी, पहले आप सर बोलिए। अभी टॉयलेट की बात चल रही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जी। एक और बड़ा दोष आ जाता है
कि यदि टॉयलेट का पाइपलाइन तो ऊपर से नीचे तक जा रही है, यानी टॉयलेट वो स्थान होता है जहां नकारात्मक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में बिल्कुल होती है। बिल्कुल। जब 50 मंजिल का लोगों रहने वाले लोगों का वह मटेरियल हमारे घर से भी पास होकर के जा रहा है, हाँ, तो उस नकारात्मकता की कल्पना हम कर सकते हैं कि नीचे वालों को कितनी अधिक मात्रा में बिल्कुल पहुंचाए। बिल्कुल सर। इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा और उसका निराकरण कैसे हो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कमाल जी ने एक निराकरण हो। मैं तो केवल ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि नकारात्मकता कितनी बढ़ जाती है, ऊपर से नीचे तक बढ़ती जाती है। उस और भी हमने आर्किटेक्ट्स ने और वास्तुशास्त्रियों ने बहुत से ध्यान लोगों देना का सवाल हुआ कि वो तो पाइप के द्वारा हाँ, नीचे पाइप चला के गया। द्वारा नीचे चला, मैं ठीक भी है ना, यही अभी आप आपसे यही सोच रहे हैं। जी जी जी। लेकिन पाइप के द्वारा नीचे जाता है। आप बैटरी को देखें, ऊपर और नीचे जब हम लगाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव जी दोनों को टच करते हैं, जी। जबकि हम लोग सोचते हैं कि पॉजिटिव पे लगाने पे ही करंट आता है। दोनों ही एक ही चीज के दो भाग हैं। जी जी जी। तो जब तक नेगेटिव एनर्जी छोड़ेगी नहीं तब तक पॉजिटिव नहीं होगा। तो क्या है कि वो नेगेटिव एनर्जी नीचे जाती है और नेगेटिव एनर्जी ऊपर आती है जी। उसको पॉजिटिव करने के लिए करंट देना होगा, यानी वैसे ही व्यवस्था देनी होगी तब जाकर के वो पॉजिटिव होगा। ओके, जो हाँ। जहाँ से वो गंदगी जा रही है वहां पे पॉजिटिव डालना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो उसको टेक्निक है उसका, बहुत सारे 99% लोग नहीं जानते हैं वो टेक्निक। हम लोग जानते हैं उसको किस तरह से वो किया जा सकता है, कैसे हम लोग अपने बैटरी का सदुपयोग कर सकते हैं। जी जी जी। यही समझ में नहीं आता है लोगों को। कोई कुछ कह देता है, कोई कहता है अच्छा है, कोई कहता है खराब है, कई सारे बोलते हैं, लेकिन हम लोग उस पर नहीं बोलते हैं क्योंकि वास्तुकारक आजकल देखते हैं एक दूसरे का काट करते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए आप कुछ हाँ जी सर, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे मैंने ये पॉडकास्ट किया, उस दौरान एक प्रश्न था कि जो पश्चिम मुखी, जो वेस्ट साइड का जो मकान, वो एंट्रेंस होती है, अगर वो है तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा नहीं होगा, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आएंगी। तो इसके पीछे थोड़ा सा मुझे बताइए कि क्या नहीं होना चाहिए, मतलब यह कि होना ही नहीं चाहिए एंट्रेंस? नहीं, गलत है। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ जो मेरे माध्यम से लोगों को भी जानकारी हो जाएगी। जी जी जी। साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट का एरिया पूरा नाप ले जी, ठीक है ना। अगर वो 40 फुट है तो उसको 8 भाग में कर दे जी, और साउथ वेस्ट की तरफ से गिनना शुरू करें। उसको जब 8 भाग करेंगे तो पहला भाग साउथ वेस्ट का जी, दूसरा भाग साउथ वेस्ट का, तीसरा भाग वेस्ट का जी। जो तीसरा भाग आएगा वो गेट बहुत वेस्ट है, चौथा अच्छा। भाग भी बहुत अच्छा है। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां से आप वेस्ट से प्रवेश करेंगे तो उन्नति की ओर जाएंगे। रहा आपने कहा कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन खराब होने का, अगर साउथ वेस्ट में किचन होगा 100% हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि वो सैया सुख का स्थान है, यानी हस्बैंड वाइफ का सोने का जो स्थान है, वहां अग्नि तत्व को आपने जागृत कर दिया तो क्या होगा, आपस में झगड़ा होगा, बनेगी नहीं। और ऐसे केस मेरे पास काफी आए हैं जिसमें कम से कम 200 केस को मैंने सॉल्व किया है, जो साउथ वेस्ट में किचन है और उसके वजह से हस्बैंड वाइफ ने 3-3 महीने 6 महीने किसी ने 8 वर्ष तक बात नहीं की है। और मैं एक मेरे दोस्त के यहाँ मैं गया था तो उसके एक टीचर पढ़ा रही थी, तो उनको बताया कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु करते हैं, तो उन्होंने बताया सर मेरा ऐसा ऐसा है प्रॉब्लम और 8 वर्ष हो गए हैं मेरे पति मुझसे बात नहीं करते हैं। तो मैंने कहा कि चलो मैं आपसे पैसे बाद में लूंगा, पहले आपकी तकलीफ को दूर करूंगा। तो मैंने वहां पे अपना एनर्जी शिफ्टर लगाया और एनर्जी से उसकी एनर्जी को शिफ्ट कर दिया साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट कर दिया साउथ ईस्ट में, एनर्जी शिफ्ट किया, काम कर दिया उनका और मैं चला आया। 1 हफ्ते के बाद ही उसका कॉल आया कि मेरे हस्बैंड 2 दिन के बाद ही मुझसे बात करने लग गए और अभी मेरे को एक प्रॉपर्टी दिखा करके लेके आए हैं जो मुझे खरीदना है, तो प्लीज आप मेरे साथ चले, जो आपका फीस होगा वो मैं दूंगा और साथ में आप मेरे साथ चलो और वो मेरा प्रॉपर्टी देखो। तो ऐसे काफी सारे केस आए हैं जिसको मैंने सॉल्व बहुत आसानी से कर दिया है। क्या बात है, मतलब अब देखा जाए जो बहुमंजिला है, हम कहें तो 1 से लेकर 25 तक साउथ वेस्ट में ही किचन है। हाँ, तो ठीक हो सकते हैं, मतलब एनर्जी शिफ्टिंग के द्वारा। बिल्कुल।
अभी आपने प्रवेश की बात की जी। और कमल जी ने बहुत सुंदर ढंग से उसके निराकरण के साथ विषय रखा, जी, अच्छा जी। लगा। पर मेरा ये कहना है, वास्तुशास्त्र में इसकी व्यवस्था है कि हम रेसिडेंशियल मकान में 81 पद रचना का और उसमें कहा हर दिशा में, यानी आजकल के वास्तुशास्त्र की किताबों में या लोगों द्वारा ये भ्रमित किया जाता है कि दक्षिण का प्रवेश अच्छा नहीं होता जी। वास्तुशास्त्रीय ग्रंथों में किसी भी दिशा का निषेध नहीं है। इवन अग्नि पुराण में ये लिखा है दक्षिण दिशा का प्रवेश ब्राह्मण वर्ग के लिए सर्वोत्तम होता है। क्या बात है सर। और व्यापार के लिए भी सबसे उत्तम होता है कि अगर दक्षिण का गेट हो तो। बस यह है कि उपयुक्त स्थान पर हो, उसकी गणना का एक छोटा सा सूत्र दिया है और वो समझ करके ही करना चाहिए हर दिशा। यानी हमने ये मान लिया कि उत्तर या पूरब का प्रवेश अच्छा होता है, तो ऐसा नहीं है। उस विशिष्ट स्थान पर है, जैसे पूर्व में जयंत को या दूसरों को चुनेंगे, उत्तर में बल्लाट या सोम को चुनेंगे। अब ये बल्लाट सोम जयंत क्या है, वो 81 पद रचना की बात है। अच्छा। चित्र में मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां से, और आपसे अनुरोध करूंगा कि वो डायग्राम हमारे दर्शकों को भी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल दिखाया जाए। तो जैसे कहते हैं कि जब वास्तु में वास्तु होता है तो कहते हैं 45 देवी देवता होते हैं जो हर एक स्थान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या है, मतलब थोड़ा सा जानना चाहूंगी मैं आपके द्वारा, क्योंकि थोड़ा सा डीप में मुझे जानने को मिल रहा है, तो थोड़ा और जानने की इच्छा हो रही है। 45 देवताओं में सबसे मेन प्रधान है ब्रह्मा। ब्रह्मा मतलब हार्ट जी, और सीखने मतलब शेर जी। दो चीज मान के चलिए, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा जो है अग्नि तत्व और जल तत्व जी। इस दो चीज को ठीक रख ले आदमी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जल तत्व मन हो गया और हार्ट हो गया आपका अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व को ठीक रखने से तो क्या हो गया, आपका हृदय बहुत अच्छा हो गया। और जल तत्व को ठीक रखे तो आपका सर अच्छा, दिमाग। ये दो चीज रहने से ही प्राणवायु आपके ठीक हो जाएंगे। तो वास्तु का प्राणवायु अगर आप ठीक रखते हैं, स्वतः आप जो है स्वस्थ रहेंगे। ये है एस्ट्रोलॉजी में। मैं आपके माध्यम से एक और चीज बता देना चाहता हूँ दर्शकों को। आप लाख महामृत्युंजय करा ले, कई बार परेशान हो गए हैं, महामृत्युंजय करा रहे हैं और बीमारियां नहीं जा रही है, वास्तु भी ठीक है, सब कुछ ठीक है जी। ऐसे बंदे को अच्छे एस्ट्रोलॉजर से नहीं दिखा पा रहे हैं, तो खाली ज्ञान के लिए मैं बता देता हूँ कि उसको देखना चाहिए सप्तम भाव जी। यानी पहले लाइन से जब आएंगे गिनती करेंगे तो सातवां भाव आएगा। तो सातवां घर का जो भाव का मालिक अगर अष्टम भाव में बैठा है, ऐसा आदमी को महामृत्युंजय कराने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, कोई पूजा कराने की जरूरत नहीं है। अष्टम भाव क्या हो गया, मारक भाव जी, यानी मरने का स्थान। तो आपको इलाज किसका करना है, मरने के स्थान का। कहाँ जाके ठीक करना है, शमशान में। शमशान में जो बैठे हुए भिखारी लोग हैं उनको भोजन कराने से ही वो ठीक हो जाएगा। अगर वो वेंटिलेटर पे भी है तो उतर जाएगा। अच्छा। उसका प्रमाण है, काफी सारे लोगों को ठीक किया हूं। तो ये चीज है, खुद से ही इस चीज को कर सकते हैं जी। बाकी एस्ट्रोलॉजर इस चीज को नहीं बताएंगे। नहीं, मैंने आपसे ये चीज सुनी है। हाँ, शायद जानते ही नहीं है इस चीज को जी। और जीवन में जैसे सत रज तम कुंडली भी इसी प्रकार से आती है। चर स्थिर दुष्भाव जी, यही इनका तरीका है कुंडलियों का देखने का। मृत्यु कब होगी वो भी पता चल जाएगा कुंडली के द्वारा। हाँ, और कुंडली के द्वारा मैं ये कहता हूँ कि आप चाहेंगे कि एक्सीडेंट मेरा हो? नहीं, कोई भी अपना एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं चाहता। तो ऐसे में क्या है कि एस्ट्रोलॉजर अगर अच्छा होगा तो आपको एक्सीडेंट होने से पहले ही बचाने का रास्ता दे देगा। आप अपनी गाड़ी की गति कम कर दो, आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होगी भी तो बच जाएंगे। राइट। वैसे तरीके हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर में, जो बाद में कभी फिर मौका मिलेगा तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि आज हम वास्तु को लेके कर रहे हैं, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे सवाल हैं एस्ट्रोलॉजी के। तो जैसे एस्ट्रोलॉजिकल कहते हैं चार्ट के द्वारा, जो घर का मालिक होता है उसके चार्ट के द्वारा भी वास्तु को देखा जाता है। बिल्कुल देखा जा सकता है चार्ट के द्वारा। मृत्यु कहाँ होगी ये भी देखा जा सकता है चार्ट के द्वारा। ये पता चल सकता है कि आदमी रास्ते में मरेगा, सिटी के बाहर मरेगा, घर के अंदर मरेगा। ये 3 रास्ते हैं इसके, ये भी है उसके अंदर में। और वास्तु जो कुंडली है वो बता देगा कि उसका वास्तु कैसा है, सही है या नहीं है। हाँ, उसके राहु केतु बृहस्पति ये सब क्षेत्र ऐसे हैं
जिसके देखने से 1000% हो जाएगा। कोई भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है, जो मेरे नीचे नंबर दिए हुए हैं उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, जैसे अब हम लैंड की एनर्जी की बात करते हैं, तो इस एनर्जी का प्रभाव हमारे तन और मन पर भी पड़ता है? जी किस तरह? निश्चित ही। अभी काफी कुछ बातें तो आ गई हैं, हार्ट और माइंड की आपने बताया जी, वैसा ही पड़ता है। और तन पर कैसा प्रभाव पड़ता है वो भी हमारी चर्चा में आ गया है। जियोपैथिक स्ट्रेस का है या गलत वास्तु बना हुआ है तो उसका कैसा प्रभाव पड़ रहा है उसकी भी चर्चा आ गई। मन पर भी कैसा प्रभाव पड़ रहा है, तो यदि हमको जानना समझना हो तो हम देखेंगे कि हमारे यहाँ एक परंपरा है कि पूर्वाभिमुख होकर के या पूर्व की ओर मुँह करके साधना, ध्यान, पूजा की जाती है। या बच्चों का भी आग्रह हमारा उनसे रहता है कि पूर्व की ओर मुँह करके पढ़ें। क्यों? कि जो पूर्व से तरंगे आती हैं ऊर्जा की, वो हमारे मन मस्तिष्क में ही घनीभूत हो जाती हैं। ये वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा देखा गया है। मैं अभी बता सकता हूँ, अभी आज उपकरण नहीं है। तो पढ़ाई के लिए, बौद्धिक विकास के लिए मस्तिष्क कोई ऊर्जावान होना चाहिए, वो होता है। आध्यात्मिक साधना के लिए ऊपर का ही स्तर जागृत होना चाहिए, वो पूर्वाभिमुख उससे होता है। दक्षिण की दिशा की तरफ बैठ के भोजन भी नहीं करना, ये हमारी परंपरा में कहा कि वास्तुशास्त्र एक जीवन दर्शन है, हमारे संस्कारों के अंदर है, कोई किताबों के अंदर नहीं, और कोई बड़े वास्तुशास्त्र की आवश्यकता नहीं। हमारी भारतीय परंपरा में, हिंदू परंपरा में वास्तुशास्त्र एक जीवन दर्शन के रूप में। तो दक्षिण की तरफ मुँह करके खाना नहीं बनाना। पहले पुराने चूल्हे होते थे, तब भी चूल्हे का मुंह पूरब की तरफ होता था या उत्तर की तरफ होता था। है आज भी हम किचन में ये आग्रह करते हैं कि बनाने वाली मातृशक्ति का मुंह जो है पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ हो। ठीक है, इसका प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं तो भोजन कौन बना रहा है और कैसे बना रहा है, उसकी मन स्थिति और भाव स्थिति कैसी है, उसका भी भोजन पर और भोजन के द्वारा हमारे मन और तन पर पड़ता है। दुर्भाग्य से आज क्या हो गया है कि बाकी जो गृहिणी जिसको कहते थे वो शब्द तो हट गया है। अब या तो हाउस वाइफ है या काम करने वाली मातृशक्ति महिलाएं हैं। भोजन दूसरा बनाता है, वो नौकरी कर रहा है, उसके घर में कैसी परिस्थिति है, कितना झंझावात है, वो सब लेकर के आपके आंठों में गूंथती है, वो चावलों में का उसकी तरंगे जाती हैं और उसी अन्न को हम खाते हैं। तो हमारा अन्न वैसा होने के कारण मन कैसे ठीक रहेगा। कारण कि ऐसा कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो ये भी कई समस्याएं आ रही हैं जिससे लोग परेशान हैं। ये भी वास्तु का भाग है कि भोजन कैसे निम्रता बनाया जाए, किस भावधारा में बह करके बनाया जाए। इसलिए आग्रह कहता है, और कुछ नहीं तो भाई मंत्रोच्चार होता रहे, अच्छा संगीत बजता रहे, तो ये सब बातें होना चाहिए। बिल्कुल। अब आपने कहा कि दक्षिण की तरफ मुख करके खाना नहीं बनाना चाहिए। अब बात आ जाती है, बहुत सारी किचन ऐसी है जिनका मुख दक्षिण की तरफ ही, जो घर की होम मेकर है वो घर उधर ही देख के बना रही है, तो वहां पे क्या कर सकते हैं? आपने बताया ना एनर्जी शिफ्टिंग का, एनर्जी या एक और चीज है। हाँ बताइए। नॉर्थ में अगर जगह है तो मिरर लगा देना चाहिए ताकि रिफ्लेक्ट करके उस एनर्जी को ठीक कर सके। एक छोटा सा उपाय है। अगर आपका किचन का खाना बनाते टाइम जो स्टोव है उसका तरफ वहां पे मिरर लगा देना चाहिए पीछे की। जैसे खाना बना रहे हैं साउथ की तरफ बैठ करके या साउथ की तरफ खड़े होकर के हाँ रोटी बेल रहे हैं, तो अगर नॉर्थ में अगर दीवार है कोशिश करना चाहिए कि वहां पे मिरर लगा दे, हो जाएगा। अगर वहां भी नहीं है तो फिर ईस्ट में एक छोटा सा मिरर लगा दे ताकि एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। ये भी एक छोटा सा उपाय है। इस पे एक और महत्वपूर्ण बात है कि थोड़ा क्वांटम फिजिक्स की बात करूंगा। क्वांटम फिजिक्स में आजकल ये सारे वैज्ञानिक मान रहे हैं कि हमारा अस्तित्व जैसा हमको दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है, एनर्जी रूप में है, तरंगों के रूप में है। ये कुछ सॉलिड नाम की चीज नहीं है, सब तरंगों के रूप में है। तो तरंगों से हम भी प्रभावित होते हैं। तो उन तरंगों को
ठीक करना ही सही वास्तु है। यानी वास्तु शास्त्र यहाँ ये लगा देना, ये करना, उसका एक उपाय छोटा सा, पर बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी मैं कहूंगा कि वास्तु शास्त्र इज नथिंग बट ए बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी। साउथ में मौ करके भोजन बनाया जा रहा है या अन्य प्रकार का दोष है, तो अन्य कुछ ऐसी चीज रख देना, उपाय कर देना जिससे वहां पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो सके, तो भी एक उपाय है। वो कई तरह की विधाएं हैं, उसकी चर्चा फिर कभी करें। बिल्कुल। अब मुझे ना एंट्रेंस का सबसे मैं ही खुद कंफ्यूज हुई हूँ कि जो हम एंट्रेंस देखते हैं वो हमें घर के अंदर से खड़े होके देखनी चाहिए या घर के बाहर खड़े होके देखनी चाहिए? मैं बताता हूँ इसका उत्तर। इंजीनियर हूँ इसलिए, और भी एक कारण से जी, कि हमको जैसे प्लाट की डायरेक्शन देखना है जी, तो उसके मध्य में ही खड़े होना चाहिए। ठीक है। घर के अंदर मध्य में खड़े होकर के ही देखना चाहिए कौन चीज कहाँ है। जी, लोग क्या करते हैं, जब हम साइट विजिट पर जाते हैं, किचन में कंपास दिखाएंगे, मेरा किचन यहाँ है, मेरा बेडरूम में कंपास ले जाए, मेरा बेडरूम यहाँ है। नहीं, मध्य में खड़े होना चाहिए। और पूर्वाभिमुख किसको कहेंगे, ईस्ट फेसिंग मकान किसको कहेंगे? जब हम घर से बाहर निकले तो सामने कौन सी दिशा है उसको फेसिंग मकान कहते हैं। सामने यदि पूर्व है तो उसको पूर्वाभिमुख या ईस्ट फेसिंग मकान कहेंगे या उत्तर फेसिंग कहेंगे। ये बात आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया भारती जी। ये सामान्य चीज है जो जानने की, पर दुर्भाग्य ऐसा है, मैं एक इंजीनियर के साथ बैठा था, बिल्डर है बड़े, वो तो मस्ती में बोल रहे थे, कहने लगे मैं तो जो जैसा मकान मांगने आता है उसको मैं बता देता हूँ, उसको सिद्ध कर देता हूँ। मैंने कहा भाई कैसे? मैंने कहा आज जनरली लोग नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग मांगते हैं, ईस्ट फेसिंग चाहिए ना आपको। यदि वास्तव में वो ईस्ट फेसिंग है तो कहेंगे देखिए यहाँ से बाहर निकल रहे हैं तो ये हुआ ना ईस्ट। यदि वो नहीं है, वेस्ट फेसिंग है, वो उसको बाहर से अंदर लाएंगे, देखो आप पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ रहे, ईस्ट फेसिंग। बिल्कुल सर, यही मेरा कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन नहीं, ये बड़ा दोष आ गया है। अर्थ को अधिक से अधिक प्राप्ति के उद्देश्य से सही निकल रहे हैं वही फेस जो है मान्य होता है। तो आज मुझे सौभाग्य मिला कि मैं इतने बड़े बड़े लोगों से पूछ पाई और मेरा भी ये व्यवहारिक बात है। हाँ, मतलब ये कंफ्यूजन दूर हुआ। सर, भारतीय संस्कृतिक दो शब्द हैं, अभ्युदय और निश्रेयस। थोड़ा सा बोलने में मुझे कठिनाई हो रही है। कोई बात। ठीक है सर, तो उसके बारे में क्या है, वास्तु इन्हें कहीं स्पर्श करता है इन शब्दों को? राइट, आपने मोती चुन के लाई है हमारे संस्कृति के ये दो शब्द। जी जी, ये आध्यात्मिक जगत के ही दो शब्द हैं, अभ्युदय और निःशेष। अभ्युदय यानी भौतिक प्रगति, समृद्धि, ऐश्वर्य आपका कितना बढ़ रहा है। जी जी, ये तो आवश्यक है, आज के जीवन शैली में और अधिक आवश्यक हो गया है। पहले जो संतोष सबसे बड़ा सुख है वो बात तो खत्म हो गई है, ठीक है ना। पर ये सुख और शांति नहीं देता है। बड़े बड़े करोड़पतियों के यहाँ भी जाता हूँ, रात को नींद नहीं आ रहे, ये शिकायत है, या परिवार में सामंजस्य नहीं है, बेटे बेटियां बिगड़ रहे, ये सारा सुनने को मिलता है। जी जी जी। क्या नहीं है उनके पास? ऐश्वर्य है पर वो पर्याप्त नहीं है। दूसरा भाग जो निःशेष की बात कर रहे हैं कि आध्यात्मिक सुख शांति कैसे प्राप्त हो, वह भी वास्तुशास्त्र दिखाने का मार्ग और प्राप्त करने का मार्ग सुगम करता है। इसलिए वास्तुशास्त्र को शुद्ध रूप में अपनाने से ही मानव का कल्याण है। मानव का कल्याण जब कह रहा हूं तो व्यक्तिगत लाभ तो है ही, मानवता का भी कल्याण है। कारण कि जब घर में शांति है तो बाहर निकलेंगे तो परिवारों में शांति है, यानी शहर में शांति है। जब शहर में शांति है तो देश में शांति है, और देश में शांति है तो विश्व कल्याण। हमारी संस्कृति तो यही कहती है वसुधैव कुटुंबकम, और हम यही कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। तो वास्तुशास्त्र का जो पुनरोदय हो रहा है वास्तव में वो विश्व कल्याण का सूर्योदय है। क्या बात है सर, बहुत अच्छे। सर, एक चीज और इसी से रिलेटेड सवाल आया है
कि अगर मान लेते हैं हमारी जो ऑडियंस है उसे पता ही नहीं कि घर का वास्तु हमारा ठीक है या नहीं है, अगर किसी के घर का वास्तु खराब है तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे पता लगाया जा सके कि अरे नहीं अब तो हमारे घर का वास्तु हमें चेक कराना ही पड़ेगा, ये सिम्टम्स हमारे घर में भी है। अगर सब कुछ बढ़िया चलता हुआ नए घर में गए हैं और नया घर, क्योंकि लाखों रुपया लोग खर्च करके अपने जीवन की पूंजी जो गाड़ी कमाई है ना वो लगा देते हैं, और जैसे ही नए घर में गए हैं बीमार होना शुरू हो गए हैं, जॉब में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, कई तरह की परेशानियां बढ़ने लग गई हैं, शुगर बढ़ने लग गया है, अचानक से शुगर हो गया है, बीपी हो गया है, या और कई तरह की बीमारियां शुरू होने लग गई है, तो निश्चित रूप से उसमें वास्तु दोष है। तो सबसे पहले वास्तु का ही जांच कराना चाहिए, और वास्तु की जब जांच कराएंगे तो उसकी जमीन की भी जांच करा लेनी चाहिए कि जिस जमीन पे वो भवन बना है वो जमीन सही है या नहीं, वो चीज अवश्य कराना चाहिए। पहले के समय में क्या था ना, इतने मशीनें वगैरह नहीं थी लोगों के पास में कि वो जा करके उसको जांच कर सके, और पहले के समय में जो था वो बहुत ही अच्छा था। किसी भी जमीन पे घर बनाना हो तो पहले के लोग गाय बांधते थे जी। अगर 1.25 महीने के अंदर में गाय बीमार हो गई ना तो उस जमीन पे कभी घर नहीं बनाते थे। फिर घोड़ा बांध देते थे, घोड़ा अगर वहां से तोड़ करके रस्सी निकल गया है तो भी उस घर जमीन पे घर नहीं बनाते थे। अगर उसके बाद वो चीजें भी नहीं है उनके पास में तो एक गड्ढा कर दिया जाता था जमीन में 2 फुट का करीबन, उसमें गोबर से लेपन कर देते थे और उसमें पानी छोड़ देते थे। जब तक पानी शांत ना हो तब तक वो इंतजार करते थे। जब बिल्कुल पानी शांत हो गया 2 घंटे के बाद उसमें एक फूल छोड़ दिया जाता था। राइट क्लॉक में घूम रहा है तो घर बनाने लायक है वो जमीन, राइट एंटी क्लॉक में घूम रहा है तो वो जमीन घर बनाने लायक नहीं है। हमारे शास्त्रों के अंदर में भी कुछ चीजें ऐसी दी गई हैं कि जो जमीन को उठा करके सूंघने मात्र से जो है आप बता सकते हैं कि जमीन कैसी। बहुत सारी चीजें हैं, तो शास्त्र को छोड़ करके लोग जो है अपना शस्त्र उठा लिए हैं उल्टा पुल्टा काम करने के लिए। वैसे अभी कमल जी ने जो बात बताई है उसका एक और सरल सूत्र है। जी सर। जिस प्लाट या भवन में आप जाएं और आपको अच्छा महसूस हो, रिलैक्स फील करें, तो ये तो मान के चले कि ये वास्तु अनुकूलता इसमें है। बाकी और विस्तार से फिर परीक्षण करा लें। कुछ जगह ऐसे जाएंगे आप तो भागने की इच्छा होती है। एक मोटा उदाहरण दे रहा हूं, जब आप मंदिर जाते हैं तो आपको शांति मिलती है, अच्छा अनुभव होता है। क्यों? कि वहां सकारात्मक ऊर्जा होती है, और वैज्ञानिक यंत्रों से ये सिद्ध हुआ है उस सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव 250 फीट तक होता है, अर्थात चारों तरफ वो एक सकारात्मकता है। जब आप अस्पताल जाते हैं या शमशान जाते हैं, अच्छा लगता है क्या? नहीं। और जल्दी से जल्दी वहां बाहर निकलने की इच्छा, ये है नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। पुलिस स्टेशन नहीं चले जाइए, पुलिस स्टेशन में जाने दे, जल्दी जितनी जल्दी वो भागे आदमी, ऐसा ही होता है। ऐसा जैसे अभी प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, जैसे भूकंप आती है, बाढ़ आती है, तो इसका भी संबंध एस्ट्रोलॉजिकल है? क्योंकि आजकल मैंने बहुत सारे लोगों को प्रेडिक्शन करते हुए देखा है कि बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं एस्ट्रोलॉजी, और मैं आपसे एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा वास्तु का ही प्रभाव है। जो भारत का वास्तु है वो गुरुजी बताएंगे। जी सर। मैं आपका मूल प्रश्न प्राकृतिक आपदाओं से है, तो हमारे यहाँ एक वराह मेहर हुए हैं जी, बहुत अच्छे विद्वान, जैसे पतंजलि हुए वराह मेहर। वराह मेहर ने एक पुस्तक लिखी है वराह संहिता। वो एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि आज के विज्ञान के हर अध्याय को उसमें स्पर्श किया गया है। उसमें भूकंप को भी लिया है कि भूकंप किस स्थितियों में आते हैं, किस दिशाओं से आते हैं और क्या प्रभाव होता है और कितनी गहराई तक उसका प्रभाव होता है। ये विस्तृत वर्णन है जी। इतना तक तो है, पर वास्तु शास्त्र के किसी भी ग्रंथ में भूकंप का क्या प्रभाव होता है ये कहीं नहीं लिखा। यानी वराह मेहर ने बहुत अच्छी सेवा की है, ज्ञान दिया है हमको, पर उसके प्रभाव को रेखांकित किसी भी ग्रंथ में नहीं किया गया। मैं जबलपुर रहता था और 22 मई 1997 को जबलपुर में भयंकर भूकंप आया। उसने चारों तरफ तबाही मचाई। चूंकि विद्यार्थी में था वास्तुशास्त्र का,
कुछ गीत सीखने की जिज्ञासा थी, तो निकल पड़ा अपने कुछ साथियों को लेकर के। एक एक घर देखने लगा यहाँ, अच्छा ये तो इतना बड़ा भवन था, धराशायी हो गया, क्यों? उसका वास्तु का अध्ययन किया, बड़े बड़े कॉलेजेस देखे, मकान देखे, आदि आदि। और संक्षिप्त में बताऊंगा कि उसका निष्कर्ष केवल इतना था कि जो मकान वास्तु अनुरूप बने थे उनमें या तो कोई नुकसान नहीं हुआ या बहुत सामान्य सा नुकसान हुआ, और जो वास्तु विपरीत थे वो धराशायी हो गए। मैं अपने घर का उदाहरण दूंगा कि मेरे घर में भी केवल पिरामिड बाल में, यानी छत के ऊपर जो दीवार बनी रहती है उसमें हल्की सी दरारें आई थी, नीचे सब सुरक्षित। पिरामिड बाल सबसे कमजोर हिस्सा होता है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के हिसाब से, वह हल्की सी दरार आई थी, मेरे घर को कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो ये सिद्धांत जब मैंने दिया एक रिसर्च का आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल के माध्यम से, तो वास्तु जगत में उसका बहुत स्वागत हुआ। उसके बाद लातूर में आया, अहमदाबाद में आया, नेपाल में आया, और जगह जगह आता है। तो हमारे वास्तु मित्र जो है उसी हिसाब से अध्ययन करके लेख अनेकों ने लिखे हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 5000 वर्ष के वास्तु के इतिहास में पहली बार एक अध्याय जुड़ गया कि वास्तु भी आवश्यक है कि भूकंप से हमारी रक्षा हो सके। केवल वैसा रिएंफोर्समेंट देने से पर्याप्त नहीं है। जी, तो एस्ट्रोलॉजिकल लोगों की प्रेडिक्शन है कि ये साल बहुत ज्यादा तबाही करने वाला है, तो इसके पीछे काल का संवत्सर चल रहा है जी, ठीक है, लेकिन इसमें भी भ्रांतियां हैं। दो अलग अलग विभाग हैं जो विद्वान हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बट 1.5 साल से लगभग ये चल रही है, ये दूसरा साल चल रहा है जी। तो ये साल तो चलेगा, कभी प्राकृतिक आपदा और कभी देशों में आपस में युद्ध, ये चलता रहेगा 2026 के अप्रैल तक। उसके बाद ही ठीक हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो संवत्सर चल रहा है, जो सिस्टम चल रहे हैं, जो शनि की स्थिति चल रही है, राहु की स्थिति चल रही है, ये युद्ध का ही प्रभाव है। ये युद्ध को दर्शाता है कि ये इस समय में युद्ध करवाएगा जी, निश्चित रूप से कराएगा, बिल्कुल। और जो आपदा है वो भी आएगी जी। तो संवत्सर का प्रभाव जरूर पड़ता है, साथ में शनि का भी प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। जब आप पूर्णिमा आएगा तो आप देखोगे कि समुद्र में जो है ज्वार भाटा ऊंचा हो जाता है ना, और बहुत तेज चलता है। जब अमावस्या आती है तो भी ज्वार भाटा होता है। पृथ्वी से चंद्रमा का कनेक्शन है और सूर्य का भी कनेक्शन है जी। और हमारे शरीर से भी कनेक्शन है, बिल्कुल। पानी के अंदर में अग्नि है, आपको पता है? नहीं, पर तो पानी से बन रहा है जी जी जी। तो अगर इसमें पानी में अग्नि नहीं होगी तो पानी हमारे लिए काम ही नहीं करेगा। पानी में अग्नि और अग्नि में पानी, दोनों में ही है। जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव हम लोग जैसे देखते हैं ना जी जी। तो नेगेटिव के अंदर में भी पॉजिटिव है, बिल्कुल, और पॉजिटिव के अंदर में भी नेगेटिव है, नहीं तो ये बैलेंस ही नहीं होगा जी। ये इस पे काफी चर्चा हो सकती है, तो कभी नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको इसके बारे में एकदम विस्तार से बताऊंगा, जो दर्शकों के लिए, भारत की जनता के लिए बहुत ही बढ़िया बात होगी। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती थी, क्योंकि आज हमने 2 सब्जेक्ट चुन लिए, दोनों ही इतने बड़े हैं, ये लगता है कहाँ से शुरू किया जाए, कहाँ खत्म किया जाए। हम तो 10% ही बताया 10%। अगर हम लोग चर्चा करें तो मेरे को लगता है कि 2-3 दिन और लगेंगे। तो मैं आपके साथ एक और एस्ट्रोलॉजिकल और सर के साथ वास्तु प्रॉपर करना चाहते हैं, जिसमें लोगों की समस्याएं दूर हो जाएं। पर अब हम एंड की तरफ हैं, समय का थोड़ा सा अभाव रहता है, तो प्लीज सर, हमारे जो ऑडियंस है, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे, कोई संदेश प्लीज हमारी ऑडियंस को दें। वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों की इतने विस्तृत कम समय में हमने गंभीर विषयों की चर्चा की है जी जी जी। तो उसका जो उपाय देता है हमारे मानव जीवन में, मानव कल्याण के लिए, वो तो हमको समझ में आया होगा, पर इसका जो सूत्रधार है उसको भी याद करना चाहिए, नमन करना चाहिए। बिल्कुल, विश्वकर्मा जी का हम नाम लेते हैं, वो सूत्रधार है। वैसे तो हमारे 18 ऋषि मुनि बताए गए हैं। तो संयोग से 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती होती है।
कल कारखानों में वह उत्साह पूर्वक मनाई जाती है। जी। पर मेरा अनुरोध दो व्यक्तियों से विशेष रूप से है। एक तो समस्त वास्तुशास्त्रियों को से कि वह 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती के दिन को वास्तुशास्त्र दिवस के रूप में मनाएं। क्या बात। और भारत सरकार और प्रदेश सरकारों से भी आग्रह है कि इसको वास्तुशास्त्र दिवस घोषित करें। उदाहरण दूंगा, ध्यानचंद्र जी हमारे हॉकी क्षेत्र के महान रत्न थे, उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया है। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण सब है। तो क्या वास्तुशास्त्र के जो प्रणेता है विश्वकर्मा, उनको हम इस तरह से विस्मृत कर देंगे? तो मेरा अनुरोध सरकार से और वास्तुशास्त्र विद्यार्थियों से सबसे है कि 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती का दिन वास्तुशास्त्र दिवस के रूप में मनाया जाए। हम वैसा शुरुआत करें और आग्रह करें। एक और इसमें हो सकता है, इसके अध्यापन की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। माननीय मुरली मनोहर जोशी जी जब अटल जी के साथ सरकार में थे तो याद होगा कि उन्होंने ज्योतिष को विश्वविद्यालय में मान्यता दिलाई, पढ़ने की व्यवस्था की। जी। ये एक पक्ष रह गया वास्तुशास्त्र का। जी। अब मेरा शासन से अनुरोध है कि जब नया भारतीय संस्कृति के अनुरूप सारी शिक्षा पद्धति को ला रहे हैं तो भारतीय संस्कृति का वास्तुशास्त्र एक अभिन्न अंग है। इसके भी पठन पाठन की व्यवस्था विश्वविद्यालय में की जाए और उसकी शुरुआत हर प्रदेश में एक वास्तुशास्त्र पीठ या विश्वकर्मा पीठ का निर्माण करके किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। भारत माता की सेवा होगी, हमारी संस्कृति का रक्षण होगा और फिर से मैं कहूंगा कि वास्तुशास्त्र भारत के गौरव गान का एक माध्यम बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया मुझे और कमल जी को इतने ध्यान से सुना। बस इस संदेश को आप प्रसारित करें, प्रचारित करें। बिल्कुल सर। और आगे आने वाले समय में हम लोग कुछ और तैयारी कर रहे हैं जिसके बारे में बताना चाहता हूं कि विश्व का जो वास्तु है उसके ऊपर रिसर्च हो रहा है और भारत के वास्तु में क्या क्या सुधार किया जा सकता है उसके ऊपर रिसर्च करके जल्द ही जो है मैं कोशिश करूंगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास हम लोग प्रस्तुत करेंगे ताकि उस पर सुधार हो सके। मोदी सरकार निश्चित रूप से कोशिश कर रही है, जैसे उन्होंने वेस्ट का वजन बढ़ा करके सरदार पटेल जी का जो मूर्ति बनाया है ना, वो समृद्धि को लाने के लिए ऐसा किया गया है जी। इसी तरह से हम लोग कुछ चीजों को रिसर्च कर रहे हैं जो हम लोग चाहेंगे कि आगे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस पर काम करे। बिल्कुल। और आपके माध्यम से मैं जितने भी दर्शक हैं उनको कहना चाहता हूँ कि भ्रमित ना हो और आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, भ्रमित ना हो, इधर उधर की बातों को ना सुने, गूगल पे ना देखें, आप अच्छे वास्तुकार के पास भी जाएं ताकि आपका उपचार हो सके, आपका धन लुटे ना, आप अच्छे से अपने सदुपयोग कर सके। थैंक यू, धन्यवाद। और थैंक यू सो मच गणेश सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं तो खो गई थी आपकी बातों में, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू कमल सर। आपसे दोनों से रिक्वेस्ट है कि टाइम हमारे पास कम था, सब्जेक्ट बहुत बड़ा था, तो हम कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकल मेरे बहुत सारे सवाल हैं, एक मौका प्लीज जरूर दीजिएगा कि जिसपे हम एस्ट्रोलॉजिकल डीप में बात कर सकें और जो लोगों को भ्रम कहीं ना कहीं गलत तरीके से लोगों को दिया जा रहा है उसको अवेयर किया जाए हम लोगों को। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा आगे सुधारने के लिए कि लोगों को इसकी जानकारी मिले। मैं दोबारा आऊंगा और फिर इसको हम लोगों को बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब सबसे बड़ी बात आती है, ऑडियंस हमें सुन रही है और काफी अच्छा लगा। अब लोग आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपसे कैसे मिल सकते हैं या बात कर सकते हैं सर? डायरेक्ट आप मेरा कांटेक्ट नंबर दे दीजिए, मेरे कांटेक्ट नंबर पे जो है कॉल करेंगे, कॉल करने से जो भी व्यवस्थाएं होंगी मैं उसको दूंगा। बिल्कुल सर। हाँ, तो कांटेक्ट नंबर ही एक माध्यम है संपर्क का। जी जी जी। भले मैं लखनऊ में बैठा हूँ या आप कलकत्ता में। सच में गरीब है ना और पैसे वाले, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, जो गरीब है बिल्कुल फ्री सेवा दी जाएगी। क्या बात है सर, ये भाव देख के बहुत अच्छा लगा। और प्लीज मेरी ऑडियंस, ये पॉडकास्ट आपने यहाँ तक सुना, तहे दिल से थैंक यू सो मच। और फिर से अगेन थैंक यू सो मच। और प्लीज ये पॉडकास्ट जितना ज्यादा हो जाए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। एक सही नॉलेज
वहां तक पहुंचेगी, क्योंकि मैं गणेश सर की बात करूं तो इतना रिसर्च किया उन्होंने, जैसे भूकंप के बारे में बताया उन्होंने कि जो भूकंप जो घर वास्तु के अकॉर्डिंग बने हुए थे उनमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आई जितनी जो वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बने हुए थे वहां तबाही हो गई। तो प्लीज ये पॉडकास्ट जितना ज्यादा हो जाए जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली, और जो नियर डियर हो प्लीज उन्हें तो जरूर ही कर दें। और जो भी प्रश्न और सवाल आपके दिमाग में आए, हो सकता है पॉडकास्ट के दौरान बहुत सारे विचार आए होंगे और मैंने वो सवाल शायद गणेश सर और कमल सर से नहीं किए हैं, पर आप उन विचारों को वेस्ट मत जाने दीजिए। कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ भर भर के कमेंट करिए। जैसे सर कोर्सेज भी कराते हैं और आप अपने बारे में जानना भी चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, मुझे लगता है सर की टीम वहाँ डेफिनेटली आंसर देगी ही देगी। और प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी चार्जेस नहीं है, एक सही मुहूर्त है चैनल सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।